हेलो दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात तो सभी करते हैं। चलिए आज बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक आइकॉनिक रेवोल्यूशन जो कि हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो कि दुनिया को इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज थे। लेकिन इस रेवोल्यूशन का मेन रीजन क्या था? इनइक्वालिटीज। जी हाँ दोस्तों, इस रेवोल्यूशन का मेन रीजन था इनइक्वालिटीज, क्योंकि 1789 से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसको हम ई स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट स्टेट को कहा जाता था क्लर्जी क्लास पीपल, यानी कि वो लोग जो कि चर्च एक्टिविटीज में हाईली इन्वॉल्व हो, जैसे कि फादर, प्रेस्ट और आदि। सेकेंड स्टेट को कहा जाता था नोबिलिटी क्लास पीपल, यानी कि वो लोग जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशन में हो, या फिर राजा, मंत्री या फिर बिग लैंडलॉर्ड्स। और थर्ड स्टेट यानी कि आम जनता, कॉमन पीपल, जिसमें बिग बिजनेसमैन से लेके पीजेंट्स तक सभी आते थे। लेकिन सबसे खराब चीज यहाँ पर ये था कि टैक्स केवल थर्ड स्टेट ही भरता था, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे, और सेकंड स्टेट फ्यूडल प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते थे। इसके साथ साथ फ्रेंच सोसाइटी में अगर राजा को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था कंट्री के रिलेटेड, तो राजा को एक ई स्टेट जनरल बुलाना पड़ता था, जिसमें तीनों स्टेट के मेंबर्स आते थे। ये स्टेट जनरल 5 मई 1789 में रखा गया था और टैक्स बढ़ाने के लिए। बताओ भाई, ये क्या बात हुई? इसके साथ साथ ई स्टेट जनरल का एक रूल है वोटिंग सिस्टम। बहुत अच्छा है ना? अभी ट्विस्ट सुनो। ट्विस्ट ये है कि ई स्टेट जनरल में वोटिंग सिस्टम तो था, लेकिन ईच पर्सन वन वोट नहीं, ईच स्टेट वन वोट, यानी कि तीनों स्टेट मिलकर 3 वोट जमा करेंगे। और क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा राजा के फेवर में होते थे, तो 2:1 वोटिंग रेशियो में हमेशा राजा ही वोटिंग में जीतता था। इसके साथ साथ फूड होर्डिंग भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ मेन रीजन था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? 1794 में जैकोबिन गवर्नमेंट गिर जाती है। उस वक्त फ्रांस का पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंस्टेबल हो जाती है। लेकिन उस वक्त 1799 में एंट्री लेते हैं नेपोलियन बोनापार्टे, एक मिलिट्री डिक्टेटर जो कि 1804 में अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित करते हैं। उन्होंने नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ को प्रमोट करता है। उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप का टाइटल दिया। उन्होंने ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर छेड़ा उस कंट्री को अपना कॉलोनी बनाने के लिए। लेकिन फाइनली 1815 में उन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं। नेक्स्टली 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया, जो कि 1794 में जैकोबिन गवर्नमेंट के अंडर बैन किया गया था। अभी स्लेवरी कैसे होता है? तो स्लेवरी में फ्रेंच मर्चेंट्स फ्रांस से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे और वहां के लोकल चिफ्टन से लोगों को खरीदते थे और 3 से 4 महीने तक उनको जानवर की तरह पैक करके अटलांटिक ओशन के माध्यम से कैरिबियन तक लाते थे, जो कि फ्रांस का एक कॉलोनी था। और वहां पे लोगों को अच्छे दामों पे बेच देते थे और वहां पे लोगों से काम करवाया जाता था। उसके बाद फाइनली जाके 1848 में स्लेवरी को परमानेंटली एबोलिश किया गया। लेकिन उससे पहले जब 1794 में स्लेवरी को बैन किया गया था अंडर जैकोबिन गवर्नमेंट, ये हेतियान रेवोल्यूशनरीज के लिए एक इंस्पिरेशन सोर्स बन गया। हेतियान एक कंट्री है जो कि कैरिबियन में सिचुएटेड है। वहां पर हेतियान रेवोल्यूशन चल रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम 1791 टू 1804 और फाइनली 1804 में वहां पर स्लेवरी एबोलिश किया गया। लेकिन बाकी कंट्रीज जो कि कैरिबियन में थे हेतियान के अलावा, वहां पे स्लेवरी 1848 में एबोलिश किया गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, महिलाओं को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन एंड इक्वल वेजेस एज मेन नहीं मिले थे। महिलाओं ने बहुत स्ट्रगल किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको कोई भी राइट्स नहीं मिले। महिलाओं ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी फॉर्म किए, जिनमें से सबसे फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन, जिसको जैकोबिन गवर्नमेंट मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने फोर्सिबली बैन कर दिया था। अभी कहानी सामने में आता है ओलंपी दे गोजिस का। ओलंपी दे गोजिस एक एक्टिव रेवोल्यूशनरी वुमेन थी, जिन्होंने द डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखे और फ्रांस के क्वीन मैरी एंटोनिएट को एड्रेस किया। इसके साथ साथ उन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब्स को फोर्सिबली बैन कराया।
इसके बाद ओलंपिक डे को, जिसको गुलिटिंग या फिर मार दिया गया। लेकिन अभी भी महिलाओं को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन नहीं मिला था, और सिर्फ फ्रांस में ही पूरे विश्व भर में कहीं पर भी वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया था। उसके बाद इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चला, जिसका डिमांड था महिलाओं को इक्वल पॉलिटिकल राइट एज मेन दिलवाना, जो कि 1944 के और 1946 के बीच सक्सेस हुआ और महिलाओं को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मेन मिल गया। बस इतना ही नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेजेसीज हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसको लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यूज किया गया था। इसके साथ साथ भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय भी इस लेजेसीज को यूज किए थे। बस इतना ही, धन्यवाद।